हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल के एजुकेशन। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो मैं आप लोगों को लाइव क्लास पढ़ाना चाहती हूँ, लेकिन पता नहीं क्या हो गया है, कुछ टेक्निकल इश्यूज़ की वजह से मैं आपकी लाइव क्लास नहीं ले पा रही हूँ। मेरा बहुत मन है कि मैं भी आपको लाइव क्लास पढ़ाऊँ, जैसे आपका मन है कि मैं आपको लाइव क्लास पढ़ाऊँ, बट सॉरी। तो चलिए आज शुरू करते हैं डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर का पेपर। बाल विकास के 2017 का पेपर, 2016 का पेपर करा ही रही थी। आपने देखा कि कैसा वीडियो वहाँ पे बीच में रुक जा रही थी, तो इससे अच्छा है कि मैं वीडियो को अपलोड करके ही दे दूँ, ठीक है, ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। देखिए 2018 का जो पेपर है, ये 2018 का नहीं, 2017 का पेपर है, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। तो 2017 का पेपर, चलिए पहला क्वेश्चन क्या है, जन्म से किशोरावस्था तक बच्चे की सामाजिक भावनाओं को विस्तार में समझाइए। यानी कि जन्म से किशोरावस्था तक बच्चे की सामाजिक भावना को विस्तार में समझाइए, या फिर यहाँ पर ये कह दिया जाता कि शैशवावस्था से किशोरावस्था तक बच्चे की सामाजिक भावनाओं को विस्तार में समझाइए, तो उत्तर आपका एक ही रहता। और आपको ये भी पता है कि आपका जो लघु उत्तरीय प्रश्न है वो आपके 10 प्रश्न होते हैं, और 10 प्रश्न आपके 2 नंबर के होते हैं। इस तरीके से आपके टोटल 20 नंबर का होता है, ठीक है। और सबसे ज़्यादा आपको बहुविकल्पीय और अति लघु उत्तरीय प्रश्नों पे फोकस करना है, क्योंकि नंबर वहीं से आपको मिलते हैं, ठीक है। चलिए सामाजिक विकास के बारे में थोड़ा सा हम जान लेते हैं कि सामाजिक विकास होता क्या है, ठीक है। तो सामाजिक विकास क्या होता है? मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, ठीक है। मनुष्य क्या है? एक सामाजिक प्राणी है। जन्म से ही वह अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति समाज के बगैर नहीं कर पाता है। यानी कि जब वो जन्म ही लेता है तभी से वो अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति बिना समाज के नहीं कर पाता है, चाहे वो शैशवावस्था का बालक हो, चाहे वो बाल्यावस्था का बालक हो, चाहे वो किशोरावस्था का बालक हो, ठीक है। अच्छा सामाजिक जीवन व्यतीत करने हेतु उसमें सामाजिक गुणों का विकास होना जरूरी है। यानी एक बालक को अच्छा जीवन व्यतीत करने के लिए उसके अंदर सामाजिक गुणों का होना जरूरी है, ठीक है। विभिन्न व्यक्तियों के पारस्परिक व्यवहार में उनका सामाजिक विकास दिखाई देता है। तो चलिए देखते हैं शैशवावस्था में किस तरीके से सामाजिक विकास होता है, बाल्यावस्था में किस तरीके से होता है, किशोरावस्था में किस तरीके से होता है, ठीक है। तो देखिए शैशवावस्था में कैसे होता है। तो शैशवावस्था आप हेडिंग डालिएगा इस तरीके से। तो 2 माह के पूर्व बालक जो, यानी 2 माह से पूर्व बालक, यानी पहले का बालक जो प्रतिक्रिया करता है उसे सामाजिक प्रतिक्रिया के नहीं कहा जाता है, ठीक है। यानी 2 महीने से पहले बालक जो भी प्रतिक्रिया करता है, यानी 1 महीने 1.5 महीने में जो भी प्रतिक्रिया करता है उसे सामाजिक प्रतिक्रिया हम नहीं कहते हैं, क्योंकि उसके अंदर वो प्रतिक्रियाएं जन्मजात होती हैं, ठीक है। पर 2 माह के बाद शिशु जो प्रतिक्रियाएं करता है उसे सामाजिक प्रतिक्रिया कहा जाता है, ठीक है। यानी 2 माह से पहले बच्चा जो सामाजिक प्रतिक्रिया करता है, यानी 1 महीने में क्या करता है, तेज ध्वनियों को और तीव्र ध्वनियों को देखकर उसकी तरफ क्या करता है, उस तेज ध्वनियों को देखता है, तेज ध्वनि कहीं बज रही होती तो उसको सुनता है, ठीक है। और क्या करता है, आवाज़ को पहचानने लगता है, ताली बजाने पर क्या करता है, बात करने लगता है, ठीक है। तो ये तो 2 महीने में होता है। आप आवाज़ दोगे बच्चों को तो वो आपकी तरफ देखने लगेगा, आप ताली बजाओगे अगर तो वो आपकी तरफ देखने लगेगा, ठीक है। तो 2 महीने से पहले उसके अंदर जो भी क्रियाएं होती है, रोता है, हंसता है, ठीक है, और क्या करता है, जो भी करता है, तो वो उसमें क्या होती है, वो उसकी जन्मजात होती है। लेकिन 2 महीने के बाद शिशु जो भी प्रतिक्रियाएं करते हैं, जो भी एक्टिविटीज़ करता है, उसे सामाजिक प्रतिक्रिया कहा जा सकता है। 2 वर्ष का बच्चा अकेले खिलौने से खेलता है, ठीक है। 2 वर्ष का, यानी अब यहाँ पर 2 महीने की बात नहीं की, ध्यान दीजिएगा, 2 साल के बच्चे की बात की जा रही है। 2 साल का बच्चा अकेले खिलौने से खेलता है, 3 साल की आयु में दूसरे बच्चों के साथ खेलता है, ठीक है, और सामूहिक खेलों में भाग लेता है, ठीक, तथा तब वह अपनी आयु के समूह की छोटी सी दुनिया का सदस्य बन जाता है। यानी कि जो अब वो छोटे बच्चों के साथ खेलना शुरू करता है उसका सदस्य बन जाता है। इस अवस्था में अधिकतर बच्चे एक सी ही सामाजिक व्यवहार करते हैं, ठीक है। लड़के तथा लड़कियों के सामाजिक विकास में विशेष अंतर नहीं होता है। लड़कियां गुड़िया खेलती हैं, लड़के अनुकरणात्मक खेल खेलते हैं, ठीक है। तो समझ में आ गया। या आप ये भी लिख सकते हो, मैं आप देखिए ये बहुत इजी था तो इसलिए मैंने इसको आपको बताया, और मैं अपनी तरीके से कुछ बता दूं तो आप उस ये भी लिख सकते हो कि क्या होता है, बच्चा जो होता है शैशवावस्था में, जो मैं बता रही हूँ वो भी आप नोट कर लीजिए। अगर आपका मन है तो आप वो लिखिए, और नहीं मन है तो आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं। देखिए इस तरीके से लिखने का मतलब ये है कि आप कहानी की तरीके से लिखना चाहते हो तो ऐसे लिख सकते हो, और मैं आपको पॉइंट वाइज जो बताने जा रही हूँ तो वो आपको पॉइंट वाइज हो जाएगा, ठीक है। तो पहला क्या है कि स्वार्थी प्रवृत्ति, ठीक है। बच्चा जो होता है कैसी प्रवृत्ति का होता है, स्वार्थी। स्वार्थी का मतलब होता है अपने से मतलब रखना, बड़ा क्या होता है, स्वार्थी होता है, ठीक है, स्वार्थी प्रवृत्ति का होता है। आप कहोगे
कि मैम छोटा बच्चा स्वार्थी प्रवृत्ति का कैसे हो सकता है, उसको तो कुछ पता नहीं होता। होता है, बिल्कुल होता है, बहुत तेज़ होता है, बहुत चालाक होता है। क्या होता है बताती हूँ। जैसे आप बच्चे को अपनी ही चॉकलेट या अपनी ही टॉफ़ी देते हो, गिफ्ट करते हो, फिर आप उससे थोड़ी देर बाद कहो कि मुझे चॉकलेट दो, ये मेरी चॉकलेट, तो वो नहीं देगा। देखा होगा वो नहीं देगा। पापा क्या करते हैं, रसगुल्ले लेकर आते हैं, क्या करता है वो कहता है मैं पूरा लूँगा, मैं पूरा ये पूरा डिब्बा मैं लूँगा, मैं किसी को नहीं दूंगा। ठीक है, तो ये होता है स्वार्थी प्रवृत्ति। ठीक है, उसके अंदर स्वार्थी प्रवृत्ति होती है। सामाजिक रूप से एकदम सनकी होता है। ठीक है, क्षण भर में लड़ाई कर लेगा अपने दोस्तों से, क्षण भर में क्या करेगा, प्रेम करने लगेगा। ठीक है, नैतिकता का उसमें कोई अभाव नहीं होता कि बड़ों का आदर करें, छोटों का सम्मान करें, कुछ उसको अभी नहीं पता होता है क्योंकि वो शैशवावस्था में है। ठीक है, पास पड़ोस के लोगों के साथ मिलजुल कर घुल मिल जाता है। पास पड़ोस के जो बच्चे छोटे होते हैं उनसे घुल मिल जाता है। ठीक है, और छोटे बड़े भाई बहनों से तकरार और मेल मिलाव। ठीक है, छोटे बड़े भाई बहनों से लड़ता है, तकरार करता है, मेल मिलाव होता है। ठीक है, और पर निर्भर होता है। क्या निर्भर होता है, पर निर्भर होता है। ठीक है, शैशवावस्था में बालक कैसा होता है, पर निर्भरता इसके अंदर होती है। पर निर्भर कैसे होता है, यानी दूसरों पर निर्भर होता है। अपने आप से कपड़े नहीं पहन सकता, अपने आप से नहा नहीं सकता, अपने आप से खाना नहीं खा पाता। ठीक है, ये सभी है क्या है, यानी दूसरों पर निर्भर होना क्या कहलाता है, पर निर्भर होता है। तो कई सारे पॉइंट मैंने बताए। क्या बताया, स्वार्थी प्रवृत्ति, सामाजिक रूप से सनकी होता है, नैतिकता का अभाव होता है, पास पड़ोस के लोगों के साथ घुल मिल जाता है, छोटे बड़े भाई बहनों से तकरार, मेल मिलाव और पर निर्भरता होती है। ठीक है, चलिए जो आपको मन है आप वो लिख सकते हो। नेक्स्ट है बाल्यावस्था। आप मुझसे ये क्वेश्चन मत करना है कि मैम जो आपने बताया वो लिखना ज़रूरी है कि ये लिखना, मैंने कहा ना दोनों अच्छी हैं। यानी कि एक मैंने आपको पॉइंट वाइज बता दिया, एक आपको इस तरीके से बता दिया। ठीक है, मान लो आपको पॉइंट नहीं याद आ रहे तो आप इस तरीके से पढ़ लीजिएगा, तो आप ऐसे भी लिख सकते हो। ठीक है, अब ये इस पर कोई सवाल नहीं करिएगा, मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि कैसे आपको लिखना है। या तो आप पॉइंट वाइज लिख सकते हैं या फिर ऐसे, दोनों बेस्ट हैं, दोनों सही हैं, ये नहीं कि दोनों गलत है, दोनों में नंबर पूरे मिलेंगे। ठीक है, चलिए अब बाल्यावस्था के में कैसे सामाजिक विकास होता है। तो इस अवस्था में बच्चे क्या करते हैं, दायरे में ज़्यादा आनंद का अनुभव करते हैं। ठीक है, दायरे में ज़्यादा आनंद का अनुभव करते हैं। बाल्यावस्था में सामाजिक विकास पर खेलों एवं स्कूल के वातावरण पर प्रभाव पड़ता है। ठीक है, बाल्यावस्था कहते हैं कि बाल्यावस्था में ऐसा कोई भी खेल नहीं है जो बालक बाल्यावस्था में ना खेला हो। ठीक है, ये आपने सुना होगा, ये आपने परिभाषा सुनी होगी कि बाल्यावस्था में कोई भी ऐसा खेल नहीं है जो बच्चे ने कहा ना खेला हो, बाल्यावस्था में ना खेला हो, कोई भी ऐसा खेल नहीं है। तो उसमें बच्चे खेल खिलौने चाहिए इन लोगों को। ठीक है, खेल खिलाने चाहिए इनको, बच्चों को ऐसे खेल खिलाने चाहिए जो सामूहिकता को प्रोत्साहित करे। जैसे आप मैच आप क्या करते हो, क्रिकेट खिला रहे हो तो समूह में बच्चे खेलते हैं, हॉकी खिला रहे हो तो समूह में बच्चे खेलते हैं, है ना। या फिर आप अपने क्लास में ही बैठकर आप कोई भी गेम कर रहे हो तो उसमें बच्चों को समूह में सिखाइए खेल खिलाना। ठीक है, चलिए, तथा विद्यालय में भी सामूहिक कार्यों को करने की व्यवस्था होनी चाहिए, यानी समूह में कार्य करने की व्यवस्था, यानी ग्रुप स्टडी होना चाहिए, ग्रुप प्ले होना चाहिए। ठीक है, इस अवस्था के बच्चों में सहभागिता की भावना पैदा हो जाती है। वह अपने समूह के सदस्यों के साथ प्रति स्नेह, प्रेम, संयोग की भावना प्रकट करने लगता है। उनके साथ ही बच्चे में सहनशीलता की भावना भी आ जाती है। नेक्स्ट पॉइंट, जैसे मैंने उसमें बताया आपको कि आप पॉइंट वाइज भी लिख सकते हैं। इसमें क्या होता है, मित्र का चयन। बाल्यावस्था में क्या होता है, पहला पॉइंट है मित्र का चयन करता है। ठीक है, इसकी सामाजिक अवस्था में क्या होता है, मित्र का चयन। तो मित्र का चयन का मतलब होता है इसमें बच्चे अब अपने मित्र का चयन करने लगते हैं, अपने बेस्ट फ्रेंड बनाना शुरू कर देते हैं। ठीक है, कहते हैं नहीं ये मेरा बेस्ट फ्रेंड, मम्मी वो मेरा राम मेरा बेस्ट फ्रेंड है, मम्मी सीता मेरी बेस्ट फ्रेंड, इस तरीके से बेस्ट फ्रेंड बनाना शुरू कर देते हैं। इसे हम खेलों की उम्र भी कहते हैं। क्या कहते हैं, खेलों की उम्र, यानी कि कोई भी ऐसा खेल नहीं है जो बच्चा बाल्यावस्था में ना खेला हो। गुल्ली डंडा, ठीक है, सभी सारे खेल कहते हैं खेलों की उम्र, लूडो, सभी जितने भी गेम होते हैं। ठीक है, इससे हम समूह भावना का, ये समूह भावना का उल्टा होता है, यानी इसमें बच्चों को समूह भावना के बारे में नहीं पता होता है, ग्रुप में रहना नहीं पता होता है, तो इसमें बच्चों को ग्रुप में रहना सिखाना पड़ता है। ठीक है, इसमें नैतिकता का उदय होता है। आपने शैशवावस्था में क्या पढ़ा, नैतिकता का अभाव होता है, यानी कोई भी नैतिकता बच्चे के अंदर नहीं होती। इसमें नैतिकता का उदय होता है। नैतिकता का उदय का मतलब जानते हैं, यानी इसमें नैतिक विकास शुरू होने लगता है कि बड़ों को नमस्ते करना चाहिए, जब क्लास में टीचर आए तो उसको गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून करना चाहिए। ठीक है, हाथ धोना चाहिए खाने से पहले, वॉशरूम से आके हाथ धोना चाहिए। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें वो नैतिक विकास को सीखने लगता है। ठीक है,
थर्ड पॉइंट है समलिंगी प्रेम। ठीक है, समलिंगी प्रेम होता है इसमें। ठीक है, समलिंगी प्रेम यानी अगर लड़का है तो वो लड़के को ही अपना दोस्त बनाता है। ठीक है, लड़का लड़का को ही अपना दोस्त बनाएगा, लड़की लड़की को ही अपना दोस्त बनाती है, तो क्या होता है, समलिंगी प्रेम होता है। ठीक है, नेता बनने की बड़ी इच्छा होती है इनके, जो ग्रुप में नेता बनने की बड़ी इच्छा ये लोग करते हैं। ठीक है, भ्रमण करने की उम्र, देखा होगा अब बच्चा शैशवावस्था से बाल्यावस्था में आया है तो उसके अंदर क्या रहता है, वो जब बाहर निकलता है घर से, या बाहर निकलना शुरू किया, यानी घर से वो क्या कर रहा है, स्कूल जा रहा है, तो स्कूल में बीच में तो बाहर ही तो जा रहा है, बाहर के वातावरण को देख रहा है। ठीक है, देख रहा है कि पान की दुकान है, केले की दुकान है, बहुत सारे खेल खिलौने बिक रहे हैं, चाट का ठेला जो खड़ा हुआ है, सब वो देखता है, अरे वाह दुनिया तो बहुत अच्छी है। तो उसके अंदर क्या होता है, भ्रमण करने यानी घूमने की बहुत ज़्यादा चाहत होती है, यानी भ्रमण करने की उम्र कहते हैं। ठीक है, चलिए जो आपको सही लगे आप वो लिख सकते हैं। नेक्स्ट है किशोरावस्था। अब किशोरावस्था में क्या है, आपको पता है किशोरावस्था जो होता है वो क्या होती है, 14 से 18 वर्ष की उम्र को हम क्या कहते हैं, किशोरावस्था। ठीक है, अब तो बच्चा थोड़ा सा मैच्योर हो गया है, मैच्योर हो चुके हैं। जब बच्चे किशोरावस्था में प्रवेश करते हैं तो उनमें शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक विकास के साथ साथ सामाजिक विकास की प्रक्रिया भी चलती रहती है, यानी कि सभी प्रक्रियाएं एक साथ चलती रहती हैं। किशोरावस्था में बच्चे में विविध रुचियों का विकास होने से या वह किसी एक टोली से संबंधित नहीं रहता है। ठीक है, वरन विभिन्न रुचियों तथा दृष्टिकोण वाले अनेक समूहों से संबंध बढ़ाने लगता है। 14 वर्ष की आयु के बाद मित्रों की संख्या घटकर सीमित रह जाती है, यानी कि पूरे क्लास को मित्र ना बना करके कुछ ही मित्र, उसके जो सबसे अच्छे जो दोस्त होते, कहते नहीं मेरा बेस्ट फ्रेंड, वैसे ठीक है रहते हैं, एक गैंग बना लेते हैं। इस अवस्था में बालकों की बालिकाओं और एवं बालिकाओं की बालकों से मित्रता बढ़ने की बड़ी इच्छा होती है। यदि गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड जो बनाते हैं ना, वो 14 से 18 वर्ष की उम्र में ही बनाना शुरू कर देते हैं। ठीक है, यानी कि इसमें समलिंगी जो है ईर्ष्या होती है और विषमलिंगी प्रेम शुरू हो जाता है, यानी लड़के को लड़की से प्रेम, लड़की को लड़के से प्रेम। ठीक है, विपरीत लिंग के प्रति बहुत आकर्षण बढ़ जाने के कारण वे अपनी वेशभूषा और बनाव श्रृंगार अधिक ध्यान में देने लगते हैं। समझ में आया कि नहीं, आप तो भाई बड़ा समझ में आ रहा होगा। मतलब कि विपरीत लिंग यानी कि लड़के को लड़की से, लड़की को लड़के से प्रेम होने के प्रति, उनके प्रति आकर्षण बढ़ने की वजह से क्या करते हैं, लड़कियां बड़ा सज संवरने लगती हैं, लड़के भी बड़ा श्रृंगार सज संवरने लगते हैं। ठीक है, किशोरों का अपने माता पिता से किसी ना किसी विषय पर मतभेद चलता रहता है, यानी माता पिता से अब लड़ना झगड़ना शुरू कर देते हैं, कहीं पैसे की कमी तो कहीं किसी चीज़ की कमी। ठीक है, माता पिता इस अवस्था में बच्चों जैसा व्यवहार करते हुए उसे सदैव उपदेश देते रहते हैं। ठीक है, उनको सही रास्ता दिखाते हैं, उन कार्यों के लिए उसे मना करते हैं जो स्वयं करते हैं। इससे किशोरावस्था के मन में कई बार तनाव तथा विरोध की भावना उत्पन्न हो जाती है। इसीलिए किशोरा को संघर्ष, तनाव और तूफान की अवस्था कहा गया है। किशोर भावी व्यवसाय के बारे में चिंतित रहते हैं। इन व्यवसायों में उपलब्ध होने वाली सफलता तथा असफलता उनके सामाजिक विकास को प्रभावित करती है। तो किशोरावस्था को सुनकर तो बड़ा मजा आया होगा आप लोगों को। ठीक है, चलिए ये रही मजाक की बातें और ध्यान दीजिए पढ़ाई पे। चलिए किशोरावस्था में और भी हम आपको चीज़ें, आप पॉइंट वाइज लिखना चाहे पॉइंट वाइज लिख सकते हैं। सबसे पहले लिखिए समूह की भावना। इसके अंदर क्या होती है, बच्चे जो होते हैं वो ग्रुप बना लेते हैं, ठीक है, गैंग बनाना शुरू करते हैं, समूह की भावना इसमें रहती है। फिर देश विदेश की घटनाओं में बहुत रुचि लेते हैं कि देश में क्या हो रहा है, विदेशों में क्या हो रहा है, लिखते जाइए, पॉइंट लिखते जाइए। ठीक है, देश विदेश की घटनाओं में रुचि लेते हैं। वीर पूजा की भावना होती है। वीर पूजा मतलब समझते हो, वीर पूजा क्या होता है, फ़ैन होना किसी का। ठीक है, जैसे आप किसी एक्ट्रेस के फ़ैन होते हो, मान लो सलमान खान के फ़ैन हो गए, शाहरुख खान के फ़ैन हो गए, इस तरीके से। ठीक है, या किसी नेता के फ़ैन, ठीक है, किसी भी कोई किसी अच्छे यूट्यूबर्स के फ़ैन है ना, तो इस तरीके से वीर पूजा होना। ठीक है, विषमलिंगी प्रेम यानी लड़के को लड़की से, लड़की को लड़के से प्रेम होना। फिर क्या, सामाजिक संबंध अत्यंत सघन, घनिष्ठ और व्यक्तिगत मित्रता होती, बहुत ज़्यादा मित्रता पाएँ तो मित्र के लिए मार काट दे एक दूसरे को, है ना। किसी से अगर आपके किसी के किशोरावस्था में क्या होता है, किसी भी बालक के क्या होता है, अगर दोस्त से लड़ाई हो गई है, उससे नहीं हुई, दोस्त से लड़ाई होगी तो सब डंडा लेके पहुंच जाते हैं। ठीक है, तो घनिष्ठ मित्रता होती है। करियर के लिए बहुत चिंतित रहते हैं। विभिन्न समूहों का सदस्य होना चाहते हैं, यानी अलग अलग समूह के सदस्य बनना चाहते हैं। जीवन साथी के चुनाव की चिंता होती है इनके अंदर। बुजुर्गों के साथ बहुत विरोध करते हैं, माता पिता के साथ। ठीक है, परोपकार की आदर्श भावना होती है। ठीक है, चलिए आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चों के मानसिक विकास में वंशानुक्रम और वातावरण का क्या महत्व है।
यानी बच्चों के मानसिक विकास में वंशानुक्रम और वातावरण का क्या महत्व है, इसके बारे में पता है। तो आपको पता है कि वंशानुक्रम होता क्या है। तो वंशानुक्रम जो होता है माता पिता या पूर्वजों या प्रजाति द्वारा एक शिशु जो विशेषताएं प्राप्त करता है उसे हम वंशानुक्रम कहते हैं। ठीक है, समझ में आ गया कि वंशानुक्रम क्या होता है। और वातावरण क्या होता है कि समस्त सजीव और निर्जीव प्राणी, जब वस्तुएं या परिस्थिति या जो हमें प्रभावित करती हैं, ठीक है, सब हमें क्या कहते हैं, वातावरण उन्हें कहते हैं। ठीक है, तो बच्चों में मानसिक विकास में वंशानुक्रम वातावरण का क्या महत्व है। तो वंशानुक्रम और वातावरण की पारस्परिक निर्भरता ये एक दूसरे के पूरक या सहायक और संयोगी होती है। ठीक है, बालक जो मूल प्रवृत्तियां या वंशानुक्रम से प्राप्त होती हैं, बालक के अंदर जो भी मूल प्रवृत्तियां होती हैं वो कहाँ से प्राप्त होती हैं, वंशानुक्रम से प्राप्त होती है, और उनका विकास भी वातावरण में होता है। ठीक है, जैसे कि हम उदाहरण में कह सकते हैं कि बालक में बौद्धिक शक्ति नहीं है तो उत्तम से उत्तम वातावरण भी उनका मानसिक विकास नहीं कर सकता है। अगर बालक में बुद्धि ही नहीं होगी तो उस चाहे जितना अच्छा वातावरण हो उसका विकास नहीं। आपने देखा होगा कि बड़े घर के लोग, जो बड़े घर के बच्चे भी होते हैं, उनमें भी बहुत सारे मेंटल बच्चे पैदा होते हैं। तो क्या मेंटलिटी जो उनकी मेंटालिटी होती है वो क्या बदल जाती है, पैसा देख के बदल जाती है? नहीं। अगर उसका बौद्धिक शक्ति उसकी नहीं है, उसकी बुद्धि कमज़ोर है, तो वो वातावरण के द्वारा नहीं बढ़ सकती। उसको अच्छा इन्वायरमेंट मिल रहा है, अधिक से अधिक उसको हर चीज़ की सुविधाएं मिल रही, तो क्या वो उसका जो मेंटालिटी है, उसके अंदर जो मेंटल है वो, तो क्या वो चला जाएगा? नहीं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीखने के पठार के कारण अभी मैंने आपको बताया, लेकिन यहाँ पर कहा गया है सीखने के पठार के कारण और सीखने के उपाय बताइए। शायद यही कहा गया है। एक सेकेंड। ठीक है, चलिए क्या कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन नंबर 33 पे आ गए हैं। सीखने के पठार के कारण एवं उन्हें दूर करने के उपाय बताइए। तो सीखने के पठार के कारण मैंने आपको बताया था क्या क्या कारण होते, कई सारे कारण मैंने आपको बताए। नींद हो सकती, थकान हो सकता है, ठीक है, और किसी विषय में आपको कठिनाई हो रही है आपने, और क्या होता है, और आप अभ्यास का अभाव होता है तो भी आपके सीखने में कठिनाई होती है। ठीक है, यहाँ पर मैंने दो बताई क्योंकि 2 नंबर का है और आप 2 लिख लीजिएगा, बहुत है। ठीक है, तो प्रेरणा का अभाव, यानी अगर आपको कोई मोटिवेट नहीं करना है तो भी आपके सीखने में, पठार सीखने में रुकावट आ जाएगी। ठीक है, अभ्यास का अभाव, अगर आप प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो डेली, जैसे आप पढ़ाई कर रहे हो, मान लिया कि मैंने आज आपको पढ़ाया और आज आपने पढ़ लिया, उसके बाद आप सीधा पेपर में खोल रहे हो, उसको सीधा पेपर में रिविजन कर रहे हो, बिल्कुल भी दिमाग में नहीं आएगा। ठीक है, एक बार पढ़ने से कुछ नहीं होता जब तक आप किसी चीज़ की मल्टीपल प्रैक्टिस नहीं करते हो। ठीक है, फिर क्या, पठार को दूर करने के उपाय क्या हैं। अब हम पठार को दूर कैसे कर सकते हैं, हमको तो पता चल गया कि कारण किस किस वजह से हो रहा है। तो विभिन्न साधनों से अभिप्रेरणा देना, यानी अलग अलग तरीके से बच्चों को मोटिवेट करना, बच्चों को अलग अलग तरीके से बताना। जैसे मैं आपको कभी कभी बताती हूँ कॉपी लिखना, किस तरीके से कॉपी लिखें, कैसे आपको लिखना है, कैसे सीरियल वाइज लिखना है, कैसे पढ़ाई करो, ये एक मोटिवेट करना है आपको। ठीक है, क्या आपको नहीं पता है कि कैसे लिखना चाहिए, क्या है, आप इतने मैच्योर हो चुके हो। ठीक है, लेकिन जब आपको कोई मोटिवेट कर देता है, आपको कोई कुछ समझा देता है, तो आप और भी अच्छी तरीके से सीख जाते हो। ठीक है, नेक्स्ट है शारीरिक एवं मानसिक थकान को दूर करने के उपाय करना। यानी कि आप इतना काम मत करिए, जब भी किसी काम को करिए थोड़ा सा आप रेस्ट कर लीजिए, थोड़ा सा आप सो लीजिए, तो आपका शारीरिक और मानसिक थकान आपका दूर हो जाएगा। जब तक आप शारीरिक मानसिक थकान को दूर नहीं करोगे तब तक आपके अधिगम में पठार बना रहेगा। ठीक है, क्योंकि आप बीमार पड़ जाओगे। आदतों को सुधारने का प्रयास करना, यानी कि अगर आपकी कोई गंदी आदत है तो उसको अच्छे से सुधार लीजिए, जो आपके सीखने के पठार को दूर करने का उपाय है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है पावलोव का संबद्ध प्रतिक्रिया का नियम। देखिए यहाँ पर देखिए क्या क्वेश्चन दिया है, पावलोव की संबद्ध प्रतिक्रिया का सिद्धांत क्या है, और इस सिद्धांत का चित्र भी बनाइएगा। अब चित्र बनाना तो बड़ा मुश्किल है भाई, चित्र बनाना, आप कुत्ते को कैसे बनाओगे, कैसे क्या है। ठीक है, तो आप डॉगी को थोड़ा सा सीख लीजिएगा, ऐसे डॉगी जो भी आपका, जैसे भी आप बना पाओ। देखो मैं बना नहीं पाती हूँ, ठीक है, हंसना मत, जैसे भी आप बना पाओ। ठीक है, डॉगी को आपने बना दिया तो और एक प्लेट बना दीजिएगा या कोई बाउल थोड़ा सा बना दीजिएगा, यहाँ पर एक आप बेल बना दीजिएगा। ठीक है, मैं आपको बनाना बता रही हूँ कि थोड़ा आप बना दीजिएगा। ठीक है, इस तरीके से बस इतना ही बनाइएगा। ठीक है, तो पावलोव ने क्या किया था, पावलोव का संबद्ध प्रतिक्रिया का सिद्धांत क्या बताता है। इन्होंने जो पावलोव का संबद्ध प्रतिक्रिया का सिद्धांत है, इन्होंने अपने सिद्धांत को किस पर प्रयोग किया था, कुत्ते पर प्रयोग किया था। इसको आपको अच्छे से डिटेल में पढ़ना है, बहुत अच्छे से, तो मैंने आपको बता दिया है। जो पावलोव का संबद्ध प्रतिक्रिया का सिद्धांत, ये एक वीडियो बनी हुई है बाकायदा, इसको आप पढ़ सकते हो। ठीक है, तो पावलोव ने अपना प्रयोग किस पर किया था, कुत्ते पर किया था, आपको सभी को पता है। ठीक है, इन्होंने क्या किया, पावलोव ने अपना प्रयोग कुत्ते पर किया, उसने कुत्ते को एक पिंजरे में भूखा रखा। ठीक है,
अब उसने उसे खाना दिया। भूखा रखने के बाद 2-3 दिन भूखा रखा, फिर उसको खाना दिया। अब कुत्ता इतना भूखा है और खाना मिल जाए, सोचो आप बहुत ज़्यादा भूखे और आपको खाना मिल जाए, उसकी स्मेल से ही आप एकदम पागल हो जाओगे। ठीक है, चलिए, खाना देखते ही कुत्ते के मुंह में क्या आ गया, लार टपकती शुरू हो गई। जब वह कुत्ते को खाना देता था तो खाना देने से पहले एक घंटी बजा देता था। ठीक है, एक बेल को वो बजा देता था। जब भी खाना देने चलता था बेल, जैसे आपकी क्या होती है, आप पहली बार स्कूल जाते हो तो आपकी जब बेल लगती है, जब बच्चा नर्सरी में होता है या प्री प्राइमरी में जाता है तो बेल लगती है स्कूल में, उसे नहीं पता होता कि ये बेल क्यों बज रही है, हमें क्या पता बेल क्यों बज रही है ना। फिर टीचर उसको बताते, चलो बच्चों आपकी प्रेयर का टाइम हो गया, अब प्रेयर करोगे, बेल बज गई है प्रेयर की। बच्चे जाते हैं, प्रेयर करते हैं। 1 दिन 2 दिन 3 दिन ऐसे ही होता है, फिर उनकी आदत बन जाती है। अब टीचर क्लास में, एक एक क्लास में जाकर नहीं कहती कि चलो भाई प्रेयर का बेल बज गई, आप लोगों को प्रेयर करने जाना है। बच्चे खुद जैसे ही बेल बजती, बच्चे दौड़ते दौड़ते जाते हैं, लाइन में लग जाते हैं, क्योंकि उनको पता है कि ये बेल जो है अब मुझे प्रेयर करना है। ठीक है, ठीक इसी तरीके से कुत्ते को जब भी भोजन दिया पावलाव ने तो क्या किया, बेल को बजाया। तो जब उसने बेल को बजाया तो कुछ दिन बाद कुत्ते को लगने लगा कि जब घंटी बजेगी तभी खाना मिलेगा। ठीक है, उसकी क्या हो गई, आदत बन गई, वो उसके अनुकूल यानी उसके वातावरण के अनुकूल वो अपने आप को ढाल लिया उसने। तो अब जैसे ही घंटी बजती थी कुत्ते के मुंह में लार टपकनी शुरू हो जाती थी। यानी कि पहले कुत्ते की लार कैसे टपक रही थी, सिर्फ खाना देकर टपक रही थी, और जब घंटी बजाना शुरू किया तो घंटी बजते ही अब कुत्ते की लार किस पे बजने लगी, घंटी बजाने पे ही बजने लगी। ठीक है, तो टपकनी शुरू हो जाती है। अब उत्तेजना बढ़ाने का काम घंटी कर रही है। इस तरह कुत्ता घंटी के साथ संबंध स्थापित कर लेता है, जिसे हम संबंध प्रतिक्रिया का सिद्धांत कहते हैं। समझ में आ गया? चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोटिवेशन किसे कहते हैं, अभिप्रेरणा किसे कहते हैं, अभिप्रेरणा के कितने प्रकार हैं। शायद यही क्वेश्चन है, एक बार पढ़ लेते हैं। ठीक है, चलिए, क्या कहा गया है कि अभिप्रेरणा किसे कहते हैं, अभिप्रेरणा के प्रकार को बताइए। ठीक है, तो अभिप्रेरणा किसे कहते हैं, अभिप्रेरणा के प्रकार को बताइए। चलिए, अभिप्रेरणा क्या होता है, मोटिवेशन, जिसको हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, मोटिवेशन कहते हैं। मोटिवेशन का मतलब क्या होता है, अभिप्रेरणा शब्द अंग्रेजी भाषा का हिंदी प्राय है। अंग्रेजी भाषा की मोटिवेशन का हिंदी प्राय है, जिसका अर्थ होता है मूव करना या गति करना, टू मूव या गति प्रदान करना। ठीक है, अभिप्रेरणा की परिभाषा क्या है, देखिए गुड ने कहा है, गुड के अनुसार कहा गया कि अभिप्रेरणा कार्य को शुरू करने, जारी रखने और नियमित रखने की प्रक्रिया है। ठीक है, अभिप्रेरणा क्या होती है, मोटिवेशन क्या होता है, मैं आपको या कोई भी टीचर आपको मोटिवेट करता है तो आप किसी काम को जब शुरू करते हो तो सबसे पहले उसके बारे में उसका सिलेबस चेक करते हो, सब करते हो, फिर एक वीडियोस देखते हो, उसके बारे में जब नहीं समझ में आता है तो वहाँ पर टीचर आपको बताता है कैसे आपको पढ़ना है, कैसे शुरुआत करनी है, फिर आप उस काम को जारी रखते हो और उसको नियमित करने की प्रक्रिया होती है। ठीक है, तो अभिप्रेरणा क्या होती है, कार्य को आरंभ करने यानी शुरू करने, उसको जारी रखने यानी कंटिन्यू रखने और नियमित रखने की प्रक्रिया होती है। ठीक है, चलिए, अभिप्रेरणा के 2 प्रकार होते हैं। अभिप्रेरणा के कौन कौन से प्रकार होते हैं, 2 प्रकार होते हैं। कौन कौन से, आंतरिक अभिप्रेरणा और बाह्य अभिप्रेरणा। ठीक है, कौन कौन से प्रकार होते हैं, आंतरिक अभिप्रेरणा और बाह्य अभिप्रेरणा। आंतरिक अभिप्रेरणा क्या होती है, बालक किसी कार्य को अपनी स्वयं की इच्छा से करता है और उस कार्य को करने के बाद बालक को खुशी और आनंद प्राप्त होता है, इसे आंतरिक अभिप्रेरणा कहते हैं। यानी जब आप किसी काम को अपनी ही इच्छा के अनुसार करते हो और वो काम आपका सफल हो जाता है, उस काम से आपको जब बहुत खुशी मिलती है, उसे हम क्या कहते हैं, आंतरिक अभिप्रेरणा कहते हैं। ठीक है, जैसे किसी को पढ़ना बहुत पसंद होता है तो वो अपनी इच्छा के अनुसार उसको जो भी बुक पसंद होती है उसको पढ़ता है, उसको खुशी मिलती है उससे। ठीक है, किसी को मैगजीन पढ़ना पसंद होता है। ठीक है, किसी को मैथ के क्वेश्चन सॉल्व करना पसंद होता है, ये तो किसी को नहीं होता होगा, बहुत कम लोगों को होता है। ठीक है, किसी को डांस करना बहुत पसंद है तो उसको यानी कि अपनी इच्छा के अनुसार जो भी आप काम करते हो और उसमें आपको अगर खुशी मिलती है, आनंद मिलता है, तो वो क्या होती है, आंतरिक अभिप्रेरणा होती है। यानी उसके लिए आपको किसी और के मोटिवेशन या अभिप्रेरणा की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, आंतरिक अभिप्रेरणा को स्वाभाविक अभिप्रेरणा, मुख्य अभिप्रेरणा, व्यक्तिगत अभिप्रेरणा, जैविक अभिप्रेरणा और सकारात्मक अभिप्रेरणा भी कहते हैं। ठीक है, चलिए, नेक्स्ट है बाह्य अभिप्रेरणा। दूसरी क्या है, बाह्य अभिप्रेरणा। तो बाह्य अभिप्रेरणा यानी दूसरों के द्वारा दी गई अभिप्रेरणा। ठीक है, बाहर अभिप्रेरणा से तात्पर्य होता है जो विद्यार्थी को बाहरी वातावरण में दिया जाता है। ठीक है, जो बाहर के वातावरण से दिया जाता है, जैसे कोई आपको क्या कर रहा है, कोई आपको मोटिवेट करने के लिए आपको रुपया दे रहा है, पैसा दे रहा है, दबाव डाल रहा है आपको। ठीक है, सजा दे रहा है, पुरस्कार दे रहा है, दंड दे रहा है, प्रतियोगिता आपकी प्रशंसा कर रहा है यानी तारीफ कर रहा है, आपकी निंदा यानी आपको आपकी बेइज्जती कर रहा है, सहयोग दे रहा है यानी आपकी सहायता कर रहा है, या मूल्यांकन, ये सभी क्या है, बाहरी अभिप्रेरणा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, बाहरी अभिप्रेरणा को हम और भी नामों से जानते हैं। इसको हम कृत्रिम अभिप्रेरणा कहते हैं, गौण अभिप्रेरणा कहते हैं, सामाजिक अभिप्रेरणा कहते हैं और मनोवैज्ञानिक अभिप्रेरणा भी कहते हैं।
आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन उत्तर नंबर 6 है आपका, यानी प्रश्न है ध्यान और रुचि में क्या संबंध है, यानी रिलेशन बिटवीन ऑफ अटेंशन एंड इंटरेस्ट। ठीक है, तो ध्यान और रुचि में क्या है, देखिए जब तक आप किसी चीज़ में इंटरेस्ट नहीं लोगे तो आपका ध्यान वहाँ पर नहीं जाएगा। ठीक है, तो ध्यान और रुचि में बहुत गहरा संबंध होता है। रुचि जब ही होगी, रुचि आप जब तक ध्यान वहीं पर होगा जहाँ जिस चीज़ में आपको रुचि होगी, और आप जहाँ ध्यान लगाओगे वहीं पर आपको रुचि उत्पन्न होगी। ठीक है, तो ध्यान एवं रुचि का संबंध जो है वो बहुत घनिष्ठ संबंध है। व्यक्ति की जिसमें रुचि होती है उसमें उसका ध्यान भी केंद्रित होता है, यानी अपने आप ध्यान उसका चला जाता है। जैसे आपको कोई मूवी बहुत पसंद है, ठीक है, आपको मूवी बहुत पसंद है तो क्या करते हो, आपकी फेवरेट मूवी आ गई, ठीक है, या कोई भी आपकी फेवरेट, मान लो आपके पापा फेवरेट, आपकी कोई मम्मी ने फेवरेट डिश बनाई है, आपकी पापा कोई फेवरेट आपका जो है फ्रूट्स ले आए, तो क्या होता है आप दौड़ कर जाते हो कि मेरा फेवरेट फ्रूट्स आ गया। ठीक है, या मम्मी ने कोई फेवरेट चीज़ बनाई तो ये आपकी लाट टपकने रही, मम्मी मेरी फेवरेट, आपका ध्यान खुद ही आकर्षित हो जाता है। क्यों? क्योंकि आपको उस चीज़ में इंटरेस्ट है। ठीक है, तो व्यक्ति की जिसमें रुचि होती है उसमें उसका ध्यान भी केंद्रित होता है। जिस वस्तु पर हम ध्यान देने लगते हैं उसमें हमारी रुचि उत्पन्न होने लगती है। ठीक है, यानी अब और ये भी है, ऐसा नहीं कि सिर्फ जिसमें आपको इंटरेस्ट है उसी में आपको ध्यान जो है आपका ध्यान जाएगा। जिस चीज़ पे आप ध्यान देने लगते हो, ज़्यादा ध्यान देने लगते हो, उसमें भी आपको रुचि आना शुरू हो जाती है। ठीक है, जैसे जैसे क्या होता है, जैसे आपको किसी खेल में, आप किसी खेल को आप ध्यान से देख रहे हो तो आपको उसमें क्या होगा, इंटरेस्ट आना शुरू। जैसे आपको मान लो लूडो खेलना नहीं पसंद है, आपने एक बार देखा, 2 बार देखा अपने भाई बहनों को खेलते हुए, तुमने कहा कि लाओ मैं भी देखती हूँ। ठीक है, जब आप देखते हो कि हम भी खेल कर देखते हैं, फिर आपको उसमें इंटरेस्ट आने लगता है। ठीक है, तो इसीलिए कहा गया कि ध्यान जो है रुचि से का संबंध जो है वो गहरा संबंध है, घनिष्ठ संबंध है। ठीक है, चलिए, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। और इसमें कहा गया कि कक्षा में बच्चों में रुचि उत्पन्न करने की विधियां बताइए। अब एक कक्षा में बच्चों के अंदर कैसे रुचि उत्पन्न करोगे, भाई अपना तो तुमने बता दिया कि कैसे उत्पन्न करेंगे, लेकिन बच्चों के अंदर कैसे उत्पन्न करोगे। पढ़ तो तुम बच्चों के लिए रहे हो ना, कि बच्चों के लिए ही तो आप डीएलएड ट्रेनिंग कर रहे हो। ठीक है, तो कोई भी विषय पढ़ाते समय बालकों के दृष्टिकोण से परिचित होना आवश्यक है। यानी आप किसी भी विषय को पढ़ा रहे हो तो सबसे पहले बालकों का उसका इंट्रोडक्शन कराना जरूरी है। बालकों से उस विषय के बारे में पूछना जरूरी है। अगर आप पेड़ पौधों के बारे में पूछ रहे हो या आसपास के वातावरण के बारे में पूछ रहे हो तो आपको उस बच्चों से पूछना जरूरी है कि आपके आस पड़ोस में क्या क्या चीज़ें हैं, आपके आस पड़ोस में कौन कौन से पेड़ पौधे लगे। तो बच्चों को जैसे जैसे बच्चे प्रश्न करेंगे, आप प्रश्न करोगे, बच्चे उत्तर देंगे, वैसे वैसे उनके अंदर रुचि उत्पन्न होने लगेगी। ठीक है, उनको उस विषय में इंटरेस्ट आने लगेगा। नेक्स्ट है, बच्चों की कठिनाई का निवारण सरलता से करने का प्रयत्न करें। यानी कि बच्चों को जहाँ पर कठिनाई हो रही है उसको आसानी से सॉल्व करें तो बच्चों को उसमें इंटरेस्ट आएगा। ध्यान व रुचि केंद्रित न होने पर किसी अन्य मनोरंजन खेल द्वारा ध्यान आकर्षित करें। यानी कि अगर आपके विषय में ध्यान और रुचि नहीं आ रही तो उसको कोई और विधि के माध्यम से ध्यान और रुचि करवाएं। यानी कि उस विषय से या उस आपके जो आप जिस विषय के बारे में पढ़ा रहे हो उस विषय से रिलेटेड कुछ ना कुछ नया बता करके, कुछ इंटरेस्टिंग बता करके बच्चों का ध्यान आकर्षित करें। ठीक है, जहाँ तक संभव हो विषय पढ़ाते समय स्थूल दृश्य श्रव्य साधनों का प्रयोग करें, इससे पाठ रोचक बनता है। यानी कि आप श्रव्य दृश्य सामग्री का इस्तेमाल करते हो तो पाठ और रोचक, जैसे कि आप इतिहास के बारे में आप सामाजिक विज्ञान के में किसी भी चीज़ को पढ़ा रहे हो तो आप मानचित्र का इस्तेमाल कर लो। ठीक है, आप किसी चार्ट का इस्तेमाल कर लो, ग्लोब का इस्तेमाल करो, तो बच्चों को ज़्यादा इसमें इंटरेस्ट आएगा। ठीक है, उपयुक्त शिक्षण विधियों का प्रयोग करना चाहिए। सामान्यतः शिशुओं के लिए खेल विधि, बालकों के लिए कार्य विधि, किशोरों के लिए समस्या समाधान विधि और युवकों के लिए व्याख्यान, तर्क एवं विवाद विधियां अच्छी रहती हैं। देखिए, शिशुओं के लिए खेल विधि यानी जो छोटे बच्चे होते हैं उनको खेल खेल के माध्यम से पढ़ाना, खिलौने दे दो उनके माध्यम से पढ़ाओ। बालकों के लिए कार्य विधि, कोई कार्य करने के लिए दे दो। ठीक है, उसके माध्यम से। किशोरों के लिए समस्या समाधान, उनको समस्या समाधान से रिलेटेड कोई विधि दे दो जिसमें वो उसमें समस्या को समाधान करें। ठीक है, युवकों के लिए व्याख्यान, तर्क एवं विवाद विधियाँ अच्छी रहती हैं। ठीक है, प्रत्येक पाठ का प्रयोजन होना चाहिए। जब बच्चे पाठ की उपयोगिता समझ जाते हैं तब वे अपनी अच्छी इच्छा से कार्य करने में तत्पर होते हैं। ठीक है, तो ये आपके हो गए कि कक्षा में बच्चों में रुचि उत्पन्न किस तरीके से आप करोगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, आप टीचर बनने जा रहे हो तो आपके अंदर ये सभी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। सिर्फ आप डीएलएड ही नहीं कर रहे हो, आप इसके बाद टीचर बनने जा रहे हो। आई होप कि आप सुपर टेट क्लियर करोगे, फिर आप टीचर बनोगे। ठीक है, वैकेंसीज आएंगी, जब आप क्लियर करोगे सुपर टेट टीचर बनोगे तो आपके अंदर ये सारे गुण होने चाहिए। ठीक है,
अब नेक्स्ट है शिक्षा में व्यक्तित्व विभिन्नता का क्या प्रभाव है। क्या प्रभाव पड़ता है शिक्षा में व्यक्तित्व विभिन्नता का। देखिए क्वेश्चन क्या पूछा गया है, पढ़ लीजिए। क्वेश्चन पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है ताकि क्वेश्चन अगर वहाँ पर आए तो आपको समझ में आए। ठीक है, चलिए देखिए, शिक्षा में व्यक्तित्व विभिन्नता के प्रभाव की विवेचना कीजिए। ठीक है, शिक्षा में व्यक्तित्व विभिन्नता के प्रभाव की क्या विवेचना, कैसे विवेचना करेंगे, चलिए देखते हैं। तो शिक्षा में व्यक्तित्व विभिन्नता के प्रभाव की विवेचना आप कैसे करते हो, विविध शिक्षण विधियों से करते हो, यानी अलग अलग शिक्षण विधियों का आप प्रयोग करते हो। ठीक है, विविध प्रकार के मूल्यांकन से, अलग अलग तरीके के मूल्यांकन आप क्या होते हैं, आप यूनिट टेस्ट ले रहे हो या फिर अलग तरीके से कोई भी टेस्ट आपने मौखिक टेस्ट लिया, लिखित टेस्ट लिया। ठीक है, विभिन्न प्रकार के पाठ्यक्रम से कर सकते हो, बालकों की रुचि को ध्यान में रखते हुए कर सकते हो, कक्षा की संख्या कम रखने से कर। देखो कक्षा की संख्या अगर कम होगी, आपकी क्लास की जो संख्या होगी, क्लास का जो क्लास में जो बच्चों की संख्या होगी, अगर जितनी कम रहेगी उतना ही बच्चे अच्छे से सीख पाएंगे, अच्छे से उनको चीज़ें समझ। और क्लास एकदम भरी होगी तो बच्चे नहीं सीख पाएंगे, शोर करेंगे, बहुत परेशान करेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। उत्तर नंबर 8, 8वां प्रश्न क्या कहा गया है। 8वां प्रश्न कहा गया है, एक बार पढ़ लेते हैं प्रश्न को। ठीक है, चलिए 8वां प्रश्न क्या कहा गया है देख लेते हैं। 8वां प्रश्न कहा गया है कि स्मृति को परिभाषित कीजिए, स्मृति के विभिन्न प्रकारों का उदाहरण देकर उल्लेख कीजिए। बहुत लेंदी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन आपको समय के अनुसार, यानी आपको टाइम को मैनेज करते हुए आपको लिखना है। ये नहीं कि आपको पता चला 2 पेज का आ रहा है तो 2 पेज का लिखे जा रहे हो, दूसरा आपका छूट गया। ऐसा नहीं करना है, 2 नंबर को ध्यान में रखते ही लिखना है। ये नहीं कि 2 नंबर की बजाय 10 नंबर तक लिखे जा रहे हो। ठीक है, स्मृति क्या होती है, स्मृति यानी मेमोरी, यानी याद करने की क्षमता। तो स्मृति एक मानसिक प्रक्रिया है। कैसी प्रक्रिया है, मानसिक प्रक्रिया है, जो प्रत्येक प्राणी में किसी न किसी मात्रा में अवश्य पाई जाती है। ठीक है, वस्तुतः जब व्यक्ति किसी वस्तु या पदार्थ या स्थान को देखता है तो उस वस्तु, पदार्थ, स्थान की प्रतिमा या उसके चिन्ह उसके मस्तिष्क में बन जाते हैं। इन्हीं चिन्ह को हम क्या कहते हैं, इन्हीं चिन्ह अथवा पूर्व समय में सीखी हुई बातों को याद करना हम क्या कहते हैं, स्मृति कहते हैं। ठीक है, स्मृति समझ में आ गया क्या कहते हैं। स्मृति के प्रकार क्या क्या होते हैं। व्यक्तिगत स्मृति होती है। देखिए अगर आपसे पूछा जाता है स्मृति के प्रकार बताइए तो सिर्फ आप उसके प्रकार बताते हैं, लेकिन यहाँ पर कहा गया है कि इसको उदाहरण देकर समझाइए, यानी इसको एक्सप्लेन करिए। तो क्या है, व्यक्तिगत स्मृति होती है, अव्यक्तिगत होती है, स्थायी स्मृति होती है, तत्कालिक होती है, सक्रिय होती है, निष्क्रिय होती है। ठीक है, बहुत सारी होती है, लेकिन इतना इनफ है। चलिए, व्यक्तिगत स्मृति यानी हम पर्सनल मेमोरी जिसे कहते हैं। तो इस स्मृति में हमें क्या होता है, इस स्मृति में हम अपने अतीत के व्यक्तिगत अनुभव को स्मरण करते हैं, यानी जो बीते हुए, जो हमने पहले से जो भी चीज़ें अनुभव की हैं, जो भी चीज़ें हमें याद हैं, उनको हम याद करते हैं। हमें यह सदैव स्मरण रहता है कि संकट के समय हमारी सहायता किसने की थी। ठीक है, क्या होता है, जैसे आपको याद रहता है, यानी आपका बीता हुआ कल, जैसे कि आपका बर्थडे, तो आपको याद रहता है कि मेरा बर्थडे, आपको बर्थडे हमेशा याद रहता है। ठीक है, सभी को अपना बर्थडे याद रहता है, कब आपका बर्थडे हुआ था, कैसे हुआ था, कुछ चीज़ें आपको हमेशा याद रखती है। ठीक है, कभी कभी आपको जैसे जो फेल हो जाते हैं उनको याद रहता कि हम इसमें फेल हुए थे, हमेशा याद रहता, पास होते याद रहता, टॉप किया था याद रहता है। ठीक है, आप किसी संकट यानी किसी समस्या में पड़ जाते हो, उस समस्या में कैसे आपकी किसने सहायता की थी और किसने नहीं की थी, ये बहुत याद रहता है। ठीक है, चलिए फिर क्या है, अव्यक्तिगत स्मृति यानी इम्पर्सनल मेमोरी। इस स्मृति में हम बिना व्यक्तिगत अनुभव किए बहुत सी पिछली बातों को याद रखते हैं। हम इन अनुभवों को साधारणतः पुस्तकों से प्राप्त करते हैं। ये अनुभव सब व्यक्तियों में समान होते हैं। कुछ चीज़ें हर व्यक्ति में समान होती है, जैसे कि हम ABCD वगैरह सीखते हैं, जो बच्चे पढ़ना लिखना जो सीखते हैं, ठीक है, गिनती वगैरह, तो ये सभी में होती हैं। ठीक है, इनको तो हमें याद करना ही पड़ता है। ठीक है, ये हमारी कोई अलग से नहीं है। आगे है स्थायी स्मृति यानी परमानेंट मेमोरी, जो हमारे अंदर परमानेंट रहती है। इस स्मृति में हम याद की हुई बात को कभी नहीं भूलते हैं। यदि स्मृति बालकों की अपेक्षा वयस्कों में अधिक होती है। ठीक है, कुछ ये जो स्मृति होती है बालकों की अपेक्षा वयस्क लोग कुछ बातों को बड़ा ध्यान से सुनते हैं, बड़ा याद रखते हैं। ठीक है, अब है तत्कालिक स्मृति यानी इमीडिएट मेमोरी। तो इमीडिएट मेमोरी क्या होती है, इस स्मृति में हम याद की हुई बात को तत्काल सुना देते हैं। ठीक है, जैसे हमें कोई बात याद है और अगर हमसे कोई वो बात पूछता है, हम उसको फट से बता देते हैं। ठीक है, सुना देते हैं, पर हम उसको साधारणतः कुछ समय के बाद भूल जाते हैं। ठीक है, यानी कि जैसे आपने कुछ चीज़ें याद कर ली, आपसे टीचर क्लास में आई और वहाँ पर तुरंत उसने कुछ पढ़ाया और कहा इसको हमें तुरंत सुनाइए, तो आपने उसको रट के और सुना दिया। सुनाने के बाद क्या किया, सुना दिया, और जब आप बाहर निकले फिर दूसरे दिन आए, वो आपको भूल जाता है, क्योंकि आपने उसका रिविज़न नहीं किया, वो तो तत्काल था। ठीक है,
और क्या होता है, स्मृति जब व्यक्तियों में एक सी नहीं होती है और बालकों की अपेक्षा वयस्कों से अधिक होती है। ठीक है। अब सक्रिय स्मृति यानी एक्टिव मेमोरी क्या होती है? इस स्मृति में हमें अपने पिछले अनुभवों का पुनः स्मरण करने के लिए प्रयास करना पड़ता है। वर्णनात्मक निबंध लिखते समय छात्रों को उससे संबंधित तथ्यों का स्मरण करने के लिए प्रयास करना पड़ता है। ठीक है। निष्क्रिय स्मृति यानी पैसिव मेमोरी क्या होती है? इस स्मृति में हमें पिछले अनुभव का पुनः स्मरण करने में किसी प्रकार का प्रयास नहीं करना पड़ता है। पढ़ी हुई कहानी को सुनते समय छात्रों को उसकी घटनाएं स्वतः याद आ जाती हैं। ठीक है, समझ में आ गया? चलिए आप देखिए, बहुत अच्छा और बहुत बढ़िया क्वेश्चन आया है कि बच्चों में भूलने की क्रिया को हम कैसे नियंत्रित करते हैं। ठीक है, यानी कि बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जिनमें भूलने की बहुत आदत होती है, अभी पढ़ा और तुरंत भूल गए। ठीक है, आप लोगों में भी होगी, मुझ में भी है। ठीक है, तो बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो हम भूल भी जाते हैं, ऐसा नहीं कि हमें याद रहती है हमेशा। ठीक है, तो जो हमें चीज़ें याद नहीं रहती उसको हम कैसे याद रखें, कैसे उसको नियंत्रित रखें। तो ये कहा गया कि जो बच्चों में भूलने की क्रिया को निम्नलिखित प्रकार से नियंत्रित कर सकते हैं। कैसे? विषय वस्तु का बार बार अभ्यास कराकर, यानी आप किसी विषय वस्तु को पढ़ा रहे हो तो उसकी बार बार प्रैक्टिस कराओ, बार बार पढ़ो। मैं कहती हूँ ना, प्रैक्टिस जो है परफेक्ट होती है। ठीक है, तो प्रैक्टिस जो है अगर आप करोगे तो आपको चीज़ें हमेशा याद आएगी। बिना प्रैक्टिस की चीज़ें याद नहीं। कितना भी कोई भी शार्प माइंडेड हो, कितना भी कोई प्रतिभाशाली बालक हो, बिना प्रैक्टिस के उसको भी कोई चीज़ें याद नहीं रहती हैं। ठीक है, कोई भी कितना भी टॉपर हो। ठीक है, खेल विधि के माध्यम से सिखाकर, आप खेल विधि के माध्यम से बच्चों को सिखाते हो, करके स्वयं करके बच्चों को सिखाते हो तो उनको वो चीज़ याद रहती है। ठीक है, आपको ही देखिए, आप जब कभी अपनी लाइफ में कोई प्रैक्टिकल करते हैं तो वो आपको हमेशा याद रखता है कि ऐसे किया, ऐसे किया, ऐसे किया। ठीक है, एक चीज़ हुई रट लो और एक प्रैक्टिकली करो तो वो अलग चीज़ होती है। ठीक है, प्रश्न पूछकर, अगर आपसे कोई टीचर प्रश्न पूछता है या आप किसी से प्रश्न पूछते हो, क्या होता है जब आप सेल्फ स्टडी करते हो तो इतना चीज़ें आपको नहीं याद रहती जितना आप ग्रुप स्टडी में आपको याद रहती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सांख्यिकी। देखिए, ये सांख्यिकी जो क्वेश्चन है ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत बार रिपीट किया है। ठीक है, इसको बहुत अच्छे से पढ़िएगा। ठीक है, तो क्या कहा गया है, सांख्यिकी किसे कहते हैं और इसके प्रकार बताइए। ठीक है, सांख्यिकी किसे कहते हैं, सांख्यिकी के प्रकार बताइए। तो सांख्यिकी वह प्रविधि या कार्य पद्धति है जिसको संख्यात्मक तथ्यों के संकलन या संग्रह या प्रस्तुतिकरण या विश्लेषण करने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। सांख्यिकी द्वारा ऐसे परिणाम प्राप्त होते हैं, ठीक है, जिनसे विभिन्न दशाओं के बीच कार्य और कारण के संबंध का स्पष्ट करते एक सामान्य निष्कर्ष पहुंचा जा सके। ठीक है, सांख्यिकी को परिभाषित करने की यहाँ पर बाउले ने कहा है कि समूह किसी अनुसंधान के किसी विभाग में तत्वों का संख्या के रूप में प्रस्तुतिकरण है जिन्हें एक दूसरे से संबंधित रूप में प्रस्तुत किया जाता है। यानी कि सांख्यिकी का मतलब क्या होता है, जैसे आपके क्लास में कोई बच्चे हैं, ठीक है, आपकी क्लास में बच्चे हैं तो आप क्या है सांख्यिकी का, वहाँ पर आप सांख्यिकी का इस्तेमाल कैसे करोगे, उसका मतलब ये है कि आपकी क्लास में कितने बच्चे हैं, टोटल बच्चे। ठीक है, आपकी क्लास में नाटे बच्चे कितने हैं, छोटे बच्चे कितने हैं, बड़े बच्चे कितने हैं, ठीक है, लंबे बच्चे कितने हैं, या आपकी क्लास में टोटल आपके रोल नंबर बच्चों का कितना रोल नंबर है। ठीक है, और आपके बच्चे पढ़ने में कितने तेज बच्चे हैं, तो इन सभी का जो संख्या में आप जो देते हो टोटल, ठीक है, वो होता है सांख्यिकी। फिर क्या है कानर ने क्या, सांख्यिकी किसी प्राकृतिक या सामाजिक समस्या से संबंधित माप की गणना या अनुमान का क्रमबद्ध एवं व्यवस्थित ढंग है जिसकी अंतर संबंधों का प्रदर्शन किया जा सकता है। ठीक है, जैसे आप मध्यमान मध्यिका ये सब वगैरह निकालते हो ना, तो ये सांख्यिकी ही के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट है सांख्यिकी के प्रकार। तो सांख्यिकी दो प्रकार का होता है, एक प्राचलन सांख्यिकी होता है, एक अप्राचलन सांख्यिकी। तो प्राचलन सांख्यिकी क्या होता है, प्राचलन सांख्यिकी में सभी के किसी एक विशेष प्राचलन से संबंधित होता है। आंकड़ों के आधार पर प्राचलन के संबंध में अनुमान लगाया जाता है। प्राचलन सांख्यिकी में जिस प्रकार के आंकड़ों का विश्लेषण किया जाता है वो आंकड़े न्यायादर्श और समान विवरण से संबंधित होते हैं। ठीक है, ये देखो आपको रटना पड़ेगा। अप्रचलन सांख्यिकी को वितरण मुक्त सांख्यिकी भी कहा जाता है क्योंकि कुछ आंकड़े ऐसे भी होते हैं जहां ना तो संयोगी चयन होता है और ना सामान्य विवरण होता है। ऐसे आंकड़ों की संख्या कम होने के कारण आंकड़ों का रूप बिगड़ा हुआ होता है और इनका एक समग्र के प्राचलन से संबंध नहीं होता है। ऐसे आंकड़ों से संबंधित सांख्यिकी विधियां जो अप्राचल सांख्यिकी में आती है। ठीक है, तो अप्राचल सांख्यिकी और प्राचल सांख्यिकी क्या होता है आपको पता चल गया होगा। ठीक है, चलिए अब ये जो आपका है ये 2018 का पेपर है जिसको मैं शुरू करने वाली हूँ। चलिए देखते हैं 2018 के पेपर में क्या क्या चीज़ें पूछी गई हैं।
पूछा गया है बुद्धि लब्धि से आप क्या समझते हैं। ठीक है, तो देखिए इसमें आपको कुछ हमारे प्रशिक्षु ऐसे हैं, मेरे बार बार कहने के बावजूद भी पूछते हैं कि मैम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर रिपीट करता है, मैम प्रीवियस क्वेश्चन रिपीट करता है, क्यों नहीं रिपीट करता। देखिए कितनी बार रिपीट किया आपने, कई सारी चीज़ सांख्यिकी बहुत बार पूछा गया है। बुद्धि लब्धि कितनी बार आपका रिपीट किया गया है, मैंने अति लघुत्तरी में भी बहुत पढ़ाया है। अंतर्मुखी बहिर्मुखी अभी आपने ऊपर भी पढ़ा है, रिपीट किया है। ठीक है, फिर क्या जीन प्याजे का बहुत क्वेश्चन रिपीट करता है। व्यक्तिगत विभिन्नता देखिए फिर से रिपीट किया है। अनुकरण के सीखने का तात्पर्य क्या है, अभी आपने ऊपर पढ़ा है। नकल करके सीखना, बच्चे अपने माता पिता से और अपने भाई बहनों से, अपने शिक्षकों को नकल करके सीखते हैं। ठीक है, और थॉर्नडाइक की तत्परता का नियम यहाँ पर पूछ लिया है। तो आप कह रहे हो ऐसा कुछ नहीं है, हर चीज़ें यहाँ पर बार बार पूछी जा रही हैं। ठीक है, रिपीट करती हैं। अब देखिए कुछ चीज़ें यहाँ पर आंसर्स तो वही होते हैं, क्वेश्चन वही पूछे जाते हैं, लेकिन क्या होता है, लेकिन ये होता है कि जो आपके क्वेश्चन थोड़ा सा बदल कर दे दिए जाते हैं, जिससे आपको ऐसा लगता है कि ये तो कुछ पूछा कुछ और है, ये तो मैंने पढ़ा ही नहीं है, लेकिन होता वही है। कैसे, अभी आपको आगे बताऊंगी। ठीक है, इसीलिए मैंने यहाँ पर बात की। देखिए कुछ प्रशिक्षु कहते हैं कि मैम आप बोलती ज़्यादा हैं और देखिए आपको मेरा बोलना नहीं पसंद है, वो मुझे नहीं पता, लेकिन अगर मैं आपको समझाऊंगी नहीं, आपको कैसे पेपर में लिखना है, क्या करना है, तो भी आप कैसे समझ पाओगे। ठीक है, चलिए, तो बुद्धि लब्धि क्या है, पहला प्रश्न है। तो बुद्धि लब्धि किसी बालक में उपस्थित बुद्धि की मात्रा का मापन होता है, यानी बालक में जो बुद्धि होती है, बुद्धि की कितनी मात्रा है उसके अंदर, ठीक है, उसका मापन होता है। इस विधि के द्वारा हम बालक के वास्तविक उम्र और मानसिक उम्र की सहायता से उसकी बौद्धिक क्षमता को मापते हैं। यानी कि एक बालक 9 साल का है और उसमें कितनी जो है कैपेसिटी है, कितनी किसी चीज़ को याद करने की कैपेसिटी, कितनी किसी चीज़ को समझने की कैपेसिटी है, ये हमारी बुद्धि लब्धि के द्वारा हमें पता चलती है। ठीक है, बहुत से बालक होते 8 साल के हैं, काम 16 साल के बच्चों वाला करते हैं ना, तो इसे ही हम बुद्धि लब्धि कहते हैं। बुद्धि लब्धि निकालने का सूत्र क्या होता है, बुद्धि लब्धि बराबर होता है मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु गुणे 100। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही आपका पूछा जाता है बहुविकल्पी में भी, अति लघुत्तरी में भी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है अंतर्मुखी व्यक्तित्व क्या होते हैं। अभी आपने बहिर्मुखी व्यक्तित्व पढ़ा, अंतर्मुखी व्यक्तित्व पढ़ा, लेकिन फिर से क्वेश्चन पूछा गया है, पढ़ते हैं। तो ऐसे व्यक्ति का बाहम जगत की वस्तुओं से कम अनुराग होता है, यानी ये बाहरी दुनिया से ज़्यादा लगाव नहीं रखते हैं, वे एकांकी होते हैं, यानी ये अकेले रहना पसंद करते हैं। जैसे जैसे मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ आप वैसे भी लिख सकते हो। ठीक है, ऐसा नहीं है कि जैसा ये पॉइंट है आप वैसे ही लिख सको, जो मैं एक्सप्लेन करती हूँ वैसे भी आप लिख सकते हो। ठीक है, वे कर्तव्य परायण होते हैं तथा समय का सदैव ध्यान रखते हैं। ये कर्तव्य का पूरी तरीके से पालन करते हैं और समय का बहुत ध्यान रखते हैं। ठीक है, समय पर हर काम को करना ज़्यादा अच्छा समझते हैं। ये व्यवहार कुशल नहीं होता है, इनका जो व्यवहार होता है वो कुशल नहीं होता है। हंसी मजाक व्यर्थ के छलों आदि में नहीं फंसते हैं। इनका व्यवहार ऐसा नहीं होता कि दूसरों से हंसी मजाक कर रहे हैं, अपना टाइम खराब कर रहे हैं, व्यर्थ मतलब टाइम खराब कर रहे हैं, छल कर रहे हैं, कपट कर रहे हैं, ये सभी चीज़ें इनके अंदर नहीं पाई जाती। ये सिर्फ अपने से मतलब रखते हैं। ठीक है, युंग ने अंतर्मुखी व्यक्ति को विचार प्रधान, भाव प्रधान, तर्क प्रधान और दिव्य दृष्टि प्रधान 4 रूपों में विभक्त किया है। यह चिंताग्रस्त होते हैं, ये अपने करियर को लेके, अपनी लाइफ को लेके बहुत चिंताग्रस्त होते हैं, अपनी वस्तुओं कष्टों के प्रति सजग होते हैं। ठीक है, ये भाव प्रधान होते हैं, आत्मचिंतन करते हैं और आत्मोद्धार हेतु लीन रहते हैं। ठीक है, चलिए इतने सारे हैं, आपको जो भी समझ में आए आप वो लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा गया है कि जीन प्याजे की पूर्व संक्रियात्मक अवस्था के बारे में बताइए। ठीक है, शायद यही क्वेश्चन है, वो तो मैंने आपको अपने आप से बता दिया। चलिए मैं पढ़ लेती हूँ। तो जीन प्याजे द्वारा प्रतिपादित विकास की अवस्था के अंतर्गत पूर्व संक्रियात्मक अवस्था से आप क्या समझते हैं। तो जीन पियाजे की पूर्व संक्रियात्मक अवस्था के बारे में यहाँ पर पूछा गया है। तो जीन पियाजे की जो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था है ये 2 से 7 वर्ष होती है। ठीक है, और इसको भी हम 2 भागों में विभक्त करते हैं। 2 से 7 वर्ष होती है, इसको 2 भागों में विभक्त करते हैं। एक होता है पूर्व संप्रत्यात्मक अवस्था और यहाँ पे आधा ता होना चाहिए। ठीक है, और अंतःदर्शी अवस्था। तो पूर्व संप्रत्यात्मक अवस्था क्या होती है, ये 2 से, देखिए जो आपकी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था जो होती है ये आपकी 2 से 7 वर्ष होती है, जिसमें से 2 से 4 वर्ष आपकी जो है वो है पूर्व संप्रत्यात्मक अवस्था और 4 से 7 वर्ष जो बची वो है आपकी अंतःदर्शी अवस्था। ठीक है, तो पूर्व संप्रत्यात्मक अवस्था 2 से 4 वर्ष होती है। इसमें होता क्या है, पियाजे के अनुसार इस अवस्था में बालक में मुख्यतः सूचकता का गुण विकसित हो जाता है, जिसके अंतर्गत चिन्ह एवं संकेत साइन यानी सिंबल का ज्ञान विकसित होता है। ठीक है, फिर क्या अंतःदर्शी अवस्था ये 4 से 7 वर्ष होती है, जैसे कि जीववाद, अविलोमिता, संरक्षण का अभाव, अहम केंद्रिता, केंद्रीकरण, अतार्किक संबंध। ठीक है,
यानी कि जीववाद जैसे जो बच्चे होते हैं, क्या होता है, पूर्व संप्रेरक अवस्था यानी प्री कॉन्सेप्चुअल स्टेज जो होती है ये 2 से 4 वर्ष होती है। तो ये 2 से 4 वर्ष होती है, यानी 2 से 4 वर्ष के बच्चों में होती है। तो पियाजे के अनुसार इस अवस्था में बालक में क्या होता है, इसमें बालक में सूचकता यानी बालक साइन को समझने लगते हैं, यानी कि ABCD को समझने लगते हैं, ठीक है, 1 2 3 लिखना शुरू हो जाते हैं, ठीक है, साइनो सिंबल को समझ जाते हैं। अंतर्दर्शी अवस्था में क्या होता है, इसमें जीववाद मतलब कि अंतर्दर्शी अवस्था में क्या होता है, जीववाद बच्चे हर दुनिया की हर चीज़ों को क्या समझते हैं कि ये इनके अंदर जान है, ठीक है। अविलोमिता यानी जिस चीज़ में वो आगे बढ़ जाते हैं फिर उसमें लौट कर वापस यानी कि बच्चों जैसे आपने बच्चों को सिखाया, बच्चों ये क्या है, तो उन्होंने कहा कि ये एक ग्लास है, ठीक है। चलिए ग्लास तो बन नहीं पाया, यहाँ पर देखिए ये ग्लास है। अब आपने यहाँ पर थोड़ा सा इसको ऐसे कर दिया, बच्चों ये क्या है, कप है। तो आपने कहा अब क्या हम इस कप को ग्लास बना सकते हैं, तो वो कहेगा नहीं, क्योंकि वो दोबारा उस स्थिति में वापस नहीं आ पाता है, ठीक है। या आपने बच्चों को सिखाया ये क्या है, तो उसने कहा वाह है। फिर आपने यहाँ पे नन्ना किशोर कहा ये क्या है, तो कहा का है। अब आपने कहा कि इसमें हम वाह बना सकते हैं, तो कहेगा नहीं, ठीक है। चलिए, संरक्षण का अभाव होता है, अहम केंद्रिता होती है, ठीक है, केंद्रीकरण होते हैं, यानी एक चीज़ पर फोकस करते हैं, दूसरी चीज़ पर फोकस नहीं कर पाते हैं। अतार्किक संबंध होता है, यानी कि जो उनके सामने वस्तुएं हैं उन्हीं को वो सीख पाते हैं। अतार्किक संबंध का मतलब होता है कि यानी कि सिर्फ वो जोड़ घटाना गुणा भाग कर सकते हैं, बाकी उनको और नियम के अनुसार और भी चीज़ों को समझाएं तो वो नहीं कर पाते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूसरों के विचार और दृष्टिकोण को ना समझ पाना, यानी दूसरा क्या सोच रहा है, क्या कह रहा है, वो नहीं समझ पाते, क्योंकि बच्चा अभी 4 साल का है, 4 से 7 वर्ष के बच्चे की बात कर रहे हैं, ठीक है। गिनती वर्णमाला क्रम की यहाँ पे शुरुआती समझ होती है, बच्चा गिनती वर्णमाला क्रम की शुरुआती समझ को सीखना शुरू करता है। नेक्स्ट है उत्तर नंबर 4, व्यक्तित्व विभिन्नता क्या होता है। तो व्यक्तित्व विभिन्नता के बारे में आपको बताया था कि व्यक्तित्व विभिन्नता एक अलग शब्द है जिसका अर्थ है किसी एक ही व्यक्ति के अंदर पाए जाने वाले शारीरिक मानसिक गुणों में अंतर, ठीक है, शारीरिक मानसिक गुणों में अंतर से है। तो व्यक्तित्व विभिन्नता के अध्ययन का जनक किसे कहा जाता है, व्यक्तित्व विभिन्नता के अध्ययन का जनक हम फ्रांसिस गाल्टन को कहते हैं, जिन्होंने 2 जुड़वा बच्चों के बारे में बताया। इन्होंने कहा कि 2 जुड़वा बच्चे जो होते हैं उनके अंदर भी कुछ ना कुछ विभिन्नताएं पाई जाती हैं, दोनों एक समान नहीं होते, चाहे वो शारीरिक तरीके से अलग हो, चाहे वो मानसिक तरीके से अलग हो, चाहे वो संवेगात्मक तरीके से अलग हो, कोई ना कोई उनके अंदर विभिन्नता पाई जाती है। नेक्स्ट है उत्तर नंबर 5 में क्या कहा गया कि कल्पना से आप क्या समझते हैं। तो कल्पना क्या होती है, कल्पना से आप क्या समझते हैं, इसके बारे में देखते हैं। तो कल्पना आप जो चीज़ों को आप क्या करते सोचते हो वही कल्पना होती है। तो जब हमारे सामने कोई उद्दीपक उपस्थित नहीं होता है, यानी जब हमारे सामने उद्दीपक यानी कोई वस्तु जब नहीं उपस्थित होती है और हम उसके प्रति जो विचार अपने मन में करते हैं उसे हम कल्पना कहते हैं। यानी आपके सामने कोई पहले वस्तु थी, अब वो हट गई है, अब उसके बारे में जो आप सोचते हो, उसके बारे में जो विचार करते हो, उसी को हम क्या कहते हैं, कल्पना कहते हैं। कल्पना मतलब सोचना, ठीक है। चलिए मैकडूगल के अनुसार कल्पना क्या है, ये देखिए क्वेश्चन रिपीट किया है, ठीक है। कल्पना दूरस्थ वस्तुओं का संबंध का चिंतन है, वस्तुओं के संबंध का चिंतन है। जैसे जैसे बालक में भाषा का ज्ञान होता है कल्पना शक्ति बढ़ जाती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहा गया है, चलिए देखते हैं। इसमें कहा गया है कि थॉर्नडाइक के तत्परता का नियम बताइए, शायद यही कहा गया है। चलिए देखते हैं, क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं तभी उसका आंसर देते हैं। देखिए यहाँ पर कहा गया है कि सीखने के तत्परता के नियम को बताइए। तो सीखने के तत्परता के नियम को चलिए देखते हैं। तत्परता का मतलब होता है रेडी होना, ठीक है, किसी चीज़ को सीखने के लिए क्या करना, रेडी होना, ठीक है। लॉ ऑफ रेडीनेस, तत्परता का नियम क्या है, सीखने की तत्परता का नियम इंग्लिश में कहते हैं लॉ ऑफ रेडीनेस, किसी चीज़ के लिए तैयार होना, ठीक है। तो यह नियम बताता है कि किसी भी काम को करने के लिए हम जितने तत्पर रहेंगे उसे उतना जल्दी ही सीखेंगे। यानी जिस काम को करने के लिए जितना ही हम रेडी हो जाएंगे, जितना ही हम तत्पर रहेंगे, उतना ही उसको जल्दी सीखेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानसिक थकान किसे कहते हैं। तो मानसिक थकान क्या होता है, मानसिक थकान का मतलब होता है कि दिमाग का बहुत सारे कामों के एक साथ उलझा हुआ होना, ठीक है। मतलब दिमाग का बहुत सारे कामों के साथ आपका एक समय में आपको बहुत सारे काम आपको करने होते हैं तो उसमें उलझ जाना। मानसिक थकान आपको शारीरिक और मानसिक तौर पर इतना तनाव और थकान देती है कि आप खुद को बीमारी महसूस करने लगते हैं, यानी आपका सर दर्द करने लगता है कि हम ये काम करें वो काम करें, ठीक है। मानसिक थकान आपकी ऊर्जा पूरी तरह से खत्म कर देती है। शरीर और दिमाग का एक साथ बहुत ज़्यादा काम करने से मानसिक थकान पैदा हो जाती है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोहलर का सूझ का सिद्धांत के बारे में समझाइए। देख लेते हैं क्या कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहा गया है इसके बारे में पढ़ लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा गया है
कि कोहलर के अंतर्दृष्टि सिद्धांत से आपका क्या तात्पर्य है, ठीक है। और उसके बाद है सीखने की परिपक्वता का योगदान बताइए। तो कोहलर का अंतर्दृष्टि सिद्धांत के बारे में चलिए पढ़ लेते हैं। अभी ऊपर अनुकरण का जो क्वेश्चन है आप देख रहे होंगे वो मैंने अभी ऊपर बता दिया है, तो अब बार बार बताने से कोई फ़ायदा नहीं, ठीक है। तो कोहलर का सूझ का सिद्धांत क्या है? कोहलर का सिद्धांत या अंतर्दृष्टि का सिद्धांत, यह सिद्धांत संज्ञानात्मक नियम के ऊपर आधारित है। किसके नियम पर आधारित है? संज्ञानात्मक नियम के ऊपर आधारित है। इस सिद्धांत को गेस्टॉल्ट सिद्धांत भी कहा जाता है। इसके कई नाम है, कोहलर का सूझ का सिद्धांत, अंतर्दृष्टि का सिद्धांत, संज्ञानात्मक सिद्धांत, गेस्टॉल्ट सिद्धांत, ठीक है। गेस्टॉल्ट वह जर्मन भाषा का शब्द है जिसका मतलब होता है संपूर्ण आकृति, ठीक है। इसके अनुसार व्यक्ति अपनी संपूर्ण परिस्थितियों को अपनी सोच के द्वारा समझ या सीख लेता है और कठिन से कठिन कार्य को संपूर्ण कर देता है या पूरा कर लेता है। ये सब व्यक्ति की सोच के कारण होता है। इस संबंध में अनेक प्रयोग किए जा चुके हैं। इनमें से सबसे प्रसिद्ध प्रयोग कोहलर का है। कोहलर ने किस पर किया था? वनमानुष पर, अपने सुल्तान नामक वनमानुष पर इस पर अध्ययन किया था और उन्होंने बताया था कि लोग अपनी अंतर्दृष्टि से, अपनी सोच से क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं। यहाँ पे गेस्टॉल्ट नहीं गेस्टॉल्ट होगा, गा होगा, ठीक है। गेस्टॉल्ट मनोवैज्ञानिक के अनुसार जब हम किसी के बारे में सोचते हैं तब हम उसके होने का एहसास करते हैं। जब तक हम किसी के बारे में नहीं सोचते हैं हम उसके होने का एहसास नहीं करते हैं, जिससे हमें एक सार्थक समग्रता का ज्ञान होता है। इस सिद्धांत को प्रतिपादक वर्दीमार, कोफका और कोहलर ने कहा है। ये जो आपका सिद्धांत है ये 1920 में जर्मनी में गेस्टॉल्ट संप्रदाय का उदय हुआ था और इसमें 3 व्यक्तियों ने संप्रदाय दिया था। मैक्स वर्दीमार थे, कोहलर थे और कोफका थे। उनके साथ साथ वुड लेविन भी थे, ठीक है। चलिए अब इस सेशन का यानी कि इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, यानी 2018 पेपर का ये आपका लास्ट क्वेश्चन है। कल आपको 2019 और 2020 का क्वेश्चन पेपर सॉल्व कराया जाएगा, ठीक है। तो सीखने में परिपक्वता का योगदान क्या होता है? तो सीखने में व्यक्ति के व्यवहार में प्रगतिशील बदलाव होता रहता है, यानी जब बच्चा कुछ ना कुछ सीखता रहता है तो उसके व्यवहार में भी बहुत सारे परिवर्तन आते रहते हैं, बहुत सारे बदलाव होते हैं। इसी तरह परिपक्वता से भी व्यक्ति के व्यवहार में प्रगतिशील परिवर्तन होता है, ठीक है। परिपक्वता के अभाव में सीखना असंभव है तथा सीखने की चाह के अभाव में परिपक्वता निरर्थक एवं निस्सार। इस प्रकार सीखने और परिपक्वता में घनिष्ठ संबंध, यानी कि सीखना, जब तक आप परिपक्व नहीं होगे तब तक आपके अंदर कोई बदलाव नहीं आएगा, आप अच्छी तरीके से नहीं सीख पाओगे। सीखने के लिए आपको मैच्योर होना भी जरूरी है, इसलिए सीखने और परिपक्वता में घनिष्ठ संबंध बताया गया है, ठीक है। तो कैसी लगी वीडियो कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करिए और देखिए ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं करें, अगर आप चैनल में नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि बाल विकास और शिक्षण अधिगम के सिद्धांत और मैथ्स की आपकी लघुत्तरी वीडियो की क्लासेस स्टार्ट हो गई हैं। यही आपकी वीडियो चलेंगी 3 दिन तक, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।